तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीएस विद सक्सेना में। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह एक सेंस में कहा जाएगा तो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। महत्वपूर्ण आंदोलन इसलिए था कि यहाँ से महात्मा गांधी को काफ़ी लोकप्रियता मिली बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में। ये एक ऐसा सत्याग्रह था भारत में जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। कहाँ? भारत में। लेकिन गांधी जी का जीवन का पहला सत्याग्रह वो कहाँ था? आपका साउथ अफ्रीका में था। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो काफ़ी लोकप्रियता मिली महात्मा गांधी को। तो आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ, इसका मूल कारण क्या था, इन सारे विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह। आप सबको याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह किस सन में मतलब शुरू हुआ था। ये 1917 की घटना है चंपारण सत्याग्रह। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, ना कि एक क्रांतिकारी आंदोलन था और ना कि एक समाज सुधार आंदोलन था, बल्कि यह किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन ये चंपारण सत्याग्रह था। तो ये तीन-कठिया पद्धति को लेकर शुरू हुआ था। अगर प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का दो कारण थे। कितने कारण? दो कारण। पहला कारण था तकाबी ऋण। तकाबी ऋण उसी को कहा जाता है। तकाबी ऋण क्या था? तो किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाता था कृषि के लिए। तो जो तकाबी ऋण था वो अग्रिम ऋण मिलना बंद हो गया किसानों को। तो इससे ज़्यादा काफ़ी परेशानी हो रही थी किसानों को खेती करने के लिए। दूसरा था तीन-कठिया प्रथा। और ये जो तीन-कठिया प्रथा था ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1867 और 68 में ये तीन-कठिया प्रथा शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि 3/20 मतलब अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पर नील का खेती करना क्या था? अनिवार्य था। ये तीन-कठिया प्रथा चलती आ रही थी 1867 और 68 से। इसमें क्या हो रहा था नील की खेती में कि नील की खेती में उर्वरक की मात्रा सबसे ज़्यादा लग रहा था। दूसरा, जितना किसानों को उसमें पैसा लग रहा था उगाने के लिए उतना रिवर्स नहीं आ पा रहा था, रेवेन्यू उतना नहीं आ पा रहा था। अगला उसमें कारण ये हुआ कि जो मिट्टी की उर्वरता होनी चाहिए, आपको पता होगा कि जो मिट्टी है भारत की और एक उर्वरक मिट्टी यानी कि एक स्वस्थ मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6 से 7 के बीच होना चाहिए। उसमें क्या हुआ था कि जब नील की खेती किया जा रहा था तो मिट्टी की जो उर्वरता थी वो बढ़ते जा रही थी, उसकी क्षारीय मिट्टी हो गई थी और उसमें सही तरीक़ा से अनाज नहीं उग पा रहे थे, फसल नहीं उग पा रहे थे और ना ही उसका सही मूल्य मिल पा रहा था किसको? किसानों को। इससे किसान काफ़ी परेशान थे। इस चीज़ को लेकर तीन-कठिया प्रथा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह जब शुरू हुआ था इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि उस समय 1917 और 1915, तो 1915 और 17 के आसपास कृत्रिम नील जो है उसका निर्माण हो चुका था। कहाँ? जर्मनी में। अब जर्मनी में जब कृत्रिम निर्माण हो चुका था और इससे काफ़ी उन्नत किस्म का वह नील था, ब्रिटेन के लोग वहाँ से नील को मंगाना शुरू कर रहे थे। भारत की जो नील थी वो उच्च मूल्य में बिक नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे कि जो भूमि लिए हुए थे किसानों से नील की खेती करने के लिए वो वापस दे रहे थे और साथ ही साथ उसके लिए किसानों से पैसा भी ले रहे थे। इससे किसान काफ़ी परेशान थे। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो किसान काफ़ी परेशान हुए। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने देख रखा कि वर्तमान भारत में सबसे अगर उभरी कोई बड़ी पार्टी है तो वो थी कांग्रेस पार्टी। 1916 में क्या हुआ था कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था, आपको याद होगा। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसमें क्या किया गया था कि चंपारण सत्याग्रह के मुद्दे को उठाया गया और वहाँ पहुँचे थे राजकुमार शुक्ल। और उस प्रस्ताव को उस कांग्रेस अधिवेशन में किसने पेश किया था? उनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद उस प्रस्ताव को वहाँ पे पेश किए थे। तो महात्मा गांधी से लखनऊ में 1916 में राजकुमार शुक्ल मिले। फिर वही राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने के लिए कलकत्ता पुनः गए। तब महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, शायद सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है।
अब वहाँ महात्मा गांधी वहाँ से चले, कलकत्ता से रवाना हुए, कहाँ? चंपारण के लिए। जब पटना पहुँचे 10 अप्रैल को महात्मा गांधी, तो वहाँ एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ कलकत्ता में, जिसका नाम था मजरुल उल हक। मजरुल उल हक से मुलाकात हुआ। उसके बाद वहाँ चंपारण में पहुँचे। ये कब? तो ये पहुँचे 15 अप्रैल को। 10 अप्रैल को पटना पहुँचे, 15 अप्रैल को कहाँ पहुँचे? तो ये चंपारण पहुँचे। जैसे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ जो बगान मालिक एक संघ होता था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो जेम्स विल्सन था। तो चंपारण सत्याग्रह में जो तिनकठिया प्रथा है उसकी जांच करने के लिए जेम्स विल्सन से अनुरोध किया कि आप इसमें हमारी क्या करिए? मदद करिए। तो उन्होंने मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब क्या किया गया? इसके लिए एक कमेटी गठित किया गया और उस कमेटी का नाम था एग्रेगोरियन कमेटी। क्या नाम था? एग्रेगोरियन कमेटी। महात्मा गांधी ये देखना चाह रहे थे कि जो चंपारण में जो घटनाएं घट रही है, क्या वाकई में ये सही है या नहीं? क्या ये जो घटनाएं हैं जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है या नहीं? क्या ये जो घटनाएं हैं वाकई किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें सामना कर रहा है? महात्मा गांधी का मानना यह था कि वो हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी 2 चीज़ को हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी का एक शस्त्र था और इसका प्रयोग वो हर आंदोलन में कर रहे थे। आगे हम जब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में, फिर असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, फिर हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। एक एक करके एक वीडियो हम डालते जाएंगे, शॉर्ट वीडियो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तब क्या हुआ कि एक एग्रीगोरियन कमेटी बनाया गया। उसका अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो F.G. स्लाइस को। किसको बनाया गया? F.G. स्लाइस को उसका अध्यक्ष बनाया गया। F.G. स्लाइस कौन थे? तो ये MP के आयुक्त थे, उस समय मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। उनको क्या किया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें महात्मा गांधी भी थे। इसमें आपका कौन कौन थे? तो वो क्या बोलते हैं, ये मजरुल उल हक भी थे, JV कृपलानी भी थे उस समय सहयोग करने के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, NG रंगा भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। जब ये सारा चीज जांच किया गया तो ये पाया गया कि वाकई में जो तिनकठिया जो प्रथा है, इससे किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सेंस में कहा गया कि जो तिनकठिया प्रथा है जल्द से जल्द से क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। महात्मा गांधी उस समय एक उभरे हुए नेता थे, इस सेंस में हम कह सकते उभरे हुए नेता। और महात्मा गांधी की हर एक बात अंग्रेज उस समय मान रहे थे। इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 में। तो 1914 और 1918 के बीच महात्मा गांधी ने क्या किया था कि भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में क्या किया था? शामिल किया था, जिसकी वजह से उनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया था। इस सेंस में देखा गया कि जो भारतीय सेना है वो प्रथम वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी को बात मानना थोड़ा सा आवश्यक समझा गया। उसके बाद ये भी देखा गया कि जो उर्वरता है भूमि की, वो भूमि की उर्वरता काफ़ी खत्म हो चुकी है, उसमें नेक्स्ट फसल उगाने की क्षमता नहीं है। फिर कहा गया कि जो उस समय GF स्लाइस थे, उनकी अध्यक्षता में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसमें कहा गया कि किसानों को कुछ मुआवजा वापस किया जाए। तो 25% किया गया, किसानों की मुआवजा को वापस किया गया और तिनकठिया प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वहाँ से यह जो चंपारण सत्याग्रह था सफल हुआ। वहाँ से एक अलग उभरे महात्मा गांधी। इस सेंस में कह सकते हैं कि जस्ट नेक्स्ट अगले साल आपको याद होगा अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल एक आंदोलन हुआ था। उसके उसी साल में एक और आंदोलन हुआ 1918 में, जिसको हम लोग बोलते हैं खेड़ा आंदोलन। तो महात्मा गांधी वहाँ से एक अलग रूप में उभरे थे। उस समय वो सिर्फ गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह के समय सिर्फ गांधी जी कहलाते थे। चंपारण सत्याग्रह में उनको महात्मा की उपाधि दिया गया और उस समय से वो महात्मा गांधी कहलाए। महात्मा गांधी की जो उपाधि है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी की जो उपाधि है वो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बदले में महात्मा गांधी ने क्या किया कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनको गुरुदेव की उपाधि दे दिया था। गुरुदेव की उपाधि दे दिया था। अब चंपारण सत्याग्रह में कुछ टॉपिक है जिससे हम बात करते हैं। जब चंपारण सत्याग्रह शुरू होने वाला था 1917 में,
उस समय क्या हुआ कि जब चंपारण पहुंचे कौन, तो महात्मा गांधी 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को वहाँ का जो चंपारण का जो जिला अधिकारी था, जो मजिस्ट्रेट था, उसने क्या किया कि एक अधिसूचना जारी किया। अधिसूचना में यह जारी किया कि महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ना पड़ेगा, यानी कि महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने की अधिसूचना जारी हो गया। महात्मा गांधी चंपारण नहीं छोड़े। इसके वजह से क्या किया गया कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि धारा 144 की इन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया है। लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, फिर 21 अप्रैल 1917 को यह वहाँ से क्या हो गए, रिहा कर दिए गए और पुनः ये अपना क्या किए, आंदोलन को शुरू किए। तो ये जो जितने हम तथ्य बताएं चंपारण सत्याग्रह से, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपको याद होना चाहिए कि एक क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा था और 64 पोस्ट में ही पूछा था। क्वेश्चन ये था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था, तो बतख मियाँ ने बचाया था। तो हुआ ये था कि उस समय वहाँ पे इरविन था, वहाँ पे चंपारण में एक इरविन व्यक्ति था। उसने क्या किया कि उनको भोजनालय पर बुलाया शाम के, और उनके समय, गांधी जी के समय एक और व्यक्ति गए थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो इरविन था, इरविन का जो रसोइया था उसका नाम था बतख मियाँ। उसको यह कहा गया था कि बतख मियाँ को कि उसमें कुछ पॉइजन डालकर महात्मा गांधी को क्या करना है, दे देना है। जब महात्मा गांधी वहाँ पे पहुँचे तो उनको इरविन जो है कहा था कि आप हमारे यहाँ भोजनालय पर आइए। भोजनालय पे पहुँचे थे, लेकिन धीरे से जाकर बतख मियाँ ने उनके कान में ये बात बता दी कि आपको जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी चालाकी से उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि हम आज उपवास हैं, आज हम कुछ नहीं खा सकते। इरविन थोड़ा सा चौंक गया, तो बोला कोई अच्छा, कोई बात नहीं, हम आपको दूध ला कर दे देते हैं। यानी कि महात्मा गांधी ये जान चुके थे कि कुछ ना कुछ घटना होने वाला है। महात्मा गांधी डायरेक्ट बोले कि हम दूध नहीं पी सकते। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद वहाँ से वो निकल पड़े। वहाँ पे बतख मियाँ ने अपनी बहादुरी दिखाया था। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था, उसमें यह कहा गया था कि महात्मा गांधी बोले थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एक सबसे बेहतरीन कड़ी का काम किया था, वो थे बतख मियाँ। और वहाँ से चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ, आगे सफल रहा। यहाँ से महात्मा गांधी को एक अलग पहचान मिली। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे आपसे, जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर आगे सत्याग्रह के बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।